हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की फ्रॉम केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जी हां, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं, जो टॉपिक कवर हो सकता है, उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ती है। तो आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपना आज का ये सेगमेंट। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स contains highest amount of nitrogen। नाइट्रोजन की मात्रा इनमें से किस खाद के अंदर सबसे ज्यादा होती है ना? आपको बताता है ढैंचा, सनहेम्प, काउपी और ग्वार, है ना? ढैंचा, सनहेम्प, लोबिया या ग्वार, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती। जल्दी से बताइए, टाइम अप होने को है फटाफट से। तो ये हमारा टाइम अप, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारे ढैंचा प्लांट के अंदर होता है। देखने में तो ये बहुत ही ऐसा गंवार सा पौधा लगता है, लेकिन इसकी खेती से जमीन के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड कोलेकैल्सिफेरॉल इज। कोलेकैल्सिफेरॉल, इसका कॉमन नेम क्या है? जल्दी से बताइए। अगर ये कोले का नहीं मतलब, तो यहां से आप देखें कैल्सीफेरॉल, यहां तक तो पता चल रहा होगा। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? बोन कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी का। तो ये है विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी दो पार्ट में हमारे अंदर होता है। एक कहलाता है एर्गो कैल्सीफेरॉल और दूसरा होता है हमारा कोले कैल्सीफेरॉल। तो एर्गो कैल्सीफेरॉल एंड कोले कैल्सीफेरॉल। एर्गो कैल्सीफेरॉल ये विटामिन D2 है और ये विटामिन D3 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइप्नोटिक ड्रग? सम्मोहक औषधि, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि नींद लाने वाली दवा। हाइप्नोटिक, एक तो सम्मोहन भी करना हुआ, लेकिन यहां पर सम्मोहन औषधि का मतलब यह है नींद लाने वाली। ठीक है, जल्दी बताएं। लिमिनल, सेलॉल, कैटेकॉल या केमिसॉल, इसमें से कौन सी ऐसी दवा है जो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके हमें सुसुप्तावस्था में ले आता है, यानी नींद की अवस्था में ले आता है? तो यह है आपका ल्यूमिनल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ल्यूमिनल, सेक्टोनल, वेरोनल, बार्बाट्यूरिक एसिड, इक्वेनिल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये सब कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन H2O गिव्स हिसिंग साउंड? यानी जब हम उसको पानी में डालते हैं तो कह सकते हो वहां पर गैस के बुलबुले निकलते हैं और इससे एक हिस जैसी एक आवाज सी आती है। तो ये क्या है? लाइमस्टोन, स्लैक्ट लाइम, सोडा लाइम या क्विक लाइम। ठीक है, तो सोडा लाइम आपका NaOH प्लस CaO का कॉम्बिनेशन है। क्विक लाइम CaO है। स्लैक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस है। और लाइमस्टोन ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्ट लाइम ये वही है जो चूना के तौर पे पान में लगाया जाता है। सोडा लाइम कॉस्टिक सोडा NaOH और क्विक लाइम CaOH का मिश्रण है, उसको सोडा लाइम कहते हैं। और क्विक लाइम कली चूना, इसे हम कहते हैं CaO। तो ये हमारा सही आंसर है क्विक लाइम। एक्चुअली जब क्विक लाइम को पानी में डाला जाता है तो ये एक एक्सोथर्मिक अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो उष्मा निकलता है और साथ ही यहां पर जो है वो हिज का साउंड आता है, यानी कि वहां पर बुलबुले निकलते गैस के, तो वो हमें हिजिंग साउंड देता है। A redox reaction is one
इन विच, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक मतलब अपचयोपचय अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या क्या गुण देखने को मिलता है कि बोथ द सब्सटेंसेज आर रिड्यूस, यानी दोनों ही पदार्थ, यानी कि दो रिएक्टेंट लिए जा रहे हैं, दो अभिकारक ले रहे हैं, दोनों ही अपचायित होते हैं यानी अवकृत होते हैं, या दोनों ही ऑक्सीडाइज्ड होते हैं यानी ऑक्सीकृत होते हैं, या एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन यानी अपचय अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जहां एक अम्ल और बेस यानी क्षार के बीच में उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, एक पदार्थ अपने आप को ऑक्सीकृत करता है और दूसरा पदार्थ सेम टाइम पे अपने आप को अवकृत करता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, तो देखिए रेड ऑक्स ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ये ऐसी अभिक्रिया को बताता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म रेंसिडिटी रिप्रेजेंट्स, बासीपन, रेंसिडिटी, या इसी को कई बार आपको विकृत गंधिता ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। तो विकृत गंधिता, बासीपन या रेंसिडिटी जो कि तैलीय वसीय पदार्थों के अंदर हवा की वजह से यानी ऑक्सीजन की वजह से होता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड रेन को, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड को, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल के सड़ने को, या फेडिंग ऑफ कलर्ड क्लॉथ्स इन द सन, यानी कि रंगीन कपड़े धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश में हल्के रंग के होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को किसको ये रेंसिडिटी टर्म रेफर करता है? तो अभी बताया कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ या तैलीय खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो उसमें एक विकृत गंध आ जाता है, यानी उसका एक तरह से कह लो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो सड़ा हुआ सा गंध आता है, स्वाद भी वैसा ही आता है, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। एंटीऑक्सीडेंट्स आर, एंटीऑक्सीडेंट्स किसे कहते हैं? तो जब तक आप इसका आंसर कर रहे हैं तब तक आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पोटैटो चिप्स का जो पैकेट होता है, पोटैटो चिप्स पैकेट, इस पैकेट के अंदर क्या है? N2 गैस फ्लश किया जाता है, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। किसके लिए? ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में आके पोटैटो चिप्स खराब ना हो जाए। तो ऑक्सीजन के प्रभाव से जो रेंसिडिटी देखने को मिलती है, जो विकृत गंधिता हमें देखने को मिलती है, उस प्रभाव से बचाने के लिए हम जिस भी पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो कि पोटैटो चिप्स पैकेट्स के अंदर जो नाइट्रोजन गैस यूज किया जा रहा है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है, यानी प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पे उपयोग में लाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं आंसर क्या होगा? हाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि उसको नमी बनाने वाला एक कारक, जी नहीं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके नमी को हटाने वाला एक कारक, जी नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जी नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो आ ही रहा है उसको खराब करने के लिए, ये ऑक्सीजन को हटा रहा है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट? ठीक है, इनमें से कौन सा एक द्विक लवण है? द्विक लवण का मतलब वो दो लवणों का संयोजन या कॉम्बिनेशन कह लो, कि दो अलग अलग सॉल्ट एक साथ दिख रहे होंगे। देखो, एक तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखता है जिसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया गया हो, ये आपका जो कहलाता है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब यहां पर देखो, कॉपर सल्फेट एक लवण, उसके साथ पानी है, तो ये भी नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। NaCl ये भी एक ही सॉल्ट है, ठीक है। डबल सॉल्ट मतलब द्विक लवण, दो लवण होने चाहिए। तो यहां पर आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एक लवण, एक सॉल्ट। दूसरा ये है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। चलो इसको यहां से हटा के ऐसे नीचे लिख देता हूं, थोड़ा बहुत टाइपोग्राफिक एरर होता है, कोई बात नहीं। ओके,
तो ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका कहलाता है पोटास एलम, या सिंपली एलम भी कह सकते हैं। और हिंदी में अगर हम जाने तो यही है आपका फिटकरी। फिटकरी जिसका उपयोग अगर हम जैसे जनरली हमने अपने घरों में देखा है कि बड़े बुजुर्ग जब दाढ़ी वाड़ी बनाते थे तो वो फिटकरी लगाते हैं। अभी भी कई सैलून वैलून में आप जाइए तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं, जो एक नेचुरल केमिकल है और एंटीसेप्टिक का काम यहां पर करता है। ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मान लो घर में भी फिटकरी रखना चाहिए, अगर कटफट कोई हो गया किसी भी वजह से, मान लो किचन में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं और किसी वजह से कट गया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो फिटकरी आप लगा दो तो ये तुरंत ब्लड को क्लॉट कर देता है। अगर गंदा पानी आ रहा है, आप चाहते हैं उस गंदे पानी को अच्छे से साफ कर दें, उसके अंदर ऐसी गंदगी जो आपको नहीं दिख रही है, आप फिटकरी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो ये उस गंदे पानी को साफ करने में भी मदद करता है। तो कई उपयोग हैं फिटकरी के, तो रखना चाहिए। तो यही फॉर्मूला है फिटकरी का। तो फिटकरी एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल यूज फॉर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज, द प्रिंसिपल यूज ऑफ, यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला हो गया HF, इसका जो मुख्य उपयोग है, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, वो किसमें है? इन ईचिंग ऑफ ग्लासेस। तो ये क्या होता है, ग्लास का सरफेस जो रफ होता है उसको ये थोड़ा सा पॉलिश करके स्मूथ बनाने में काम में लाता है। ब्लीचिंग एजेंट, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक फ्लोराइड कंपाउंड, नक्काशीदार ग्लास बनाने में, विरंजक के प्रयोग में के रूप में, अत्यंत मजबूत ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, प्रबल ऑर्गेनिक फ्लोरीन यौगिक के निर्माण में, किसमें इसका उपयोग होता है? तो यह है हमारा ईचिंग ऑफ ग्लासेस, नक्काशीदार ग्लास बनाने के लिए हम उस ग्लास को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF से ट्रीट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। द डिजायरेबल रेंज ऑफ pH फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज, जल्दी से बताइए। pH एक जर्मन वर्ड, एक मिनट भाई, जर्मन की जगह जर्मल लिख दिया है। चलिए, तो जर्मन वर्ड है पोटेंज, P का मतलब यहां पोटेंज और D और H का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोटेंज डी हाइड्रोजन, जिसका अगर इंग्लिश मीनिंग आप देखें तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम जो ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी जो हम पीते हैं, है ना, जैसे अभी मान लिया मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां हमारे लिए ये पीने का पानी रखा हुआ है, तो ये जो पानी हम पी रहे हैं, तो डिजायरेबल पीएच रेंज क्या होना चाहिए? अब हमें मालूम है कि पीएच रेंज से हमें यह पता चलता है कि कोई भी पदार्थ वो अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है या उदासीन है। तो पीएच अगर किसी का 7 होता है तो वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। अगर लेस देन 7 होता है तो वो अम्लीय यानी कि एसिडिक माना जाता है, और अगर ग्रेटर देन 7 आता है तो वो क्षारीय यानी कि बेसिक माना जाता है। जितना ज्यादा 7 के ऊपर जाएगा उतना ज्यादा बेसिक, और जितना कम होगा 7 के नीचे उतना ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय, और 7 होगा तो न्यूट्रल। तो पीने वाला पदार्थ अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो भी खतरनाक, बहुत ज्यादा बेसिक है तो भी खतरनाक। तो ये क्या है, न्यूट्रल के आसपास के रेंज में होना चाहिए। तो ये 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। आजकल आप कभी देखते हैं कि जैसे आता रहता है कि भाई हमें जो है एल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। ठीक है, तो ये टर्म आता है एल्कलाइन वाटर। तो आपको बता दूं, एल्कलाइन का मतलब भी है क्षारीय। ठीक है, तो एल्कलाइन वाटर यानी क्षारीय वाटर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हम पुराने समय में पानी को मिट्टी के घड़ों में रखते थे। मिट्टी के घड़ों के साथ संपर्क में आने पर पीएच जो है वाटर का वो बढ़ जाता है, और वो एसिडिक से या न्यूट्रल से थोड़ा बढ़ के एल्कलाइन हो जाता है। अब यही देख लो, उस समय लोग जो घड़े का पानी पीते थे, कितने बेहतरीन तरीके से उनकी पाचन तंत्र काम करता था। किसी भी तरह का अपच या गैस या एसिडिटी ऐसी शिकायत जो है पुराने समय के लोगों को कभी भी नहीं होती थी।
आज हम जितना ज्यादा प्यूरिफाइड वाटर पी रहे हैं उतना ही ज्यादा गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन यानी अपच की समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एल्कलाइन, तो ये कंपनी के द्वारा जो प्रचार प्रसार करके हमारे दिमाग में बिठाया जा रहा है, उससे अगर बचना चाहते हैं तो कम खर्च में एल्कलाइन वाटर का फायदा आप लेना चाहते हैं तो जाइए, मिट्टी का घड़ा लेके आइए, पानी उसमें रखिए और उस पानी का सेवन कीजिए, आप एल्कलाइन वाटर पीने लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, कपड़े धोने के लिए जो हम सोडा इस्तेमाल करते हैं, जो डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहा जाता है वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये आपका पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जो बेकिंग इंडस्ट्री यानी कि ब्रेड, केक वगैरह जहां बनता है वहां पर यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल, यही है आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। और NaOH ये इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो इसको NaOH को हम क्या कहते हैं? तो ये आपका है कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल सोप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्वेलर्स रोप? ज्वेलर्स जौहरी का रूज क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट या फेरिक कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला देखें तो फेरिक ऑक्साइड आपका है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड हमारा है FeO, फेरस कार्बोनेट है आपका FeCO3 और फेरिक कार्बोनेट है Fe2CO3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है? फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री? डाइंग यानी कपड़े या किसी भी चीज को रंगने वाला जो काम होता है, तो उसी को कहा। तो रंगना और टैनिंग, तो रंग बंधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो रंगाई और चर्म शोधन उद्योग में, तो टैनिंग क्या है? तो जो चमड़ा आता है उसको टैनिन नाम के केमिकल में डिप किया जाता है। इसी प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम टैनिंग कहते हैं। इससे हमारा लेदर हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें कीड़े वगैरह या माइक्रोब्स नहीं लगते। नहीं तो वो अगर उसका डायरेक्ट उस चमड़े का पर्स या बेल्ट या कुछ भी बना के दिया जाए तो वो सड़ने लगेगा माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, और वो बहुत मतलब बदबूदार गंध भी मिलेगा उन चीजों को आप पहनने से, और फिर वो जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो टैनिंग वगैरह करता है, हार्डनेस भी आती नहीं, तो फिर इतना हार्ड, जितना लेदर के शूज वगैरह देखते हो ना, तो कितना हार्ड लेदर होता है, ये हार्ड नहीं होगा। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट मॉर्डेंट इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री? तो रंगाई और चर्म शोधन उद्योग के अंदर रंग बंधक के रूप में इनमें से किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। इन चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट, द टू किडनी शेप्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा आर कॉल्ड। ठीक है, तो स्टोमेटा में क्या होता है कि इस तरह का दो किडनी शेप्ड सेल होता है और इसके चारों तरफ कंपेनियन सेल्स होते हैं, है ना। और यहां पर अंदर का वॉल इसका थिक होता है स्टोमेटा का, बाहर का थोड़ा पतला होता है। यहां पर भी न्यूक्लियस होता है और ये कंपेनियन सेल्स इसके एक तरफ से होते हैं बाहर की तरफ। तो ये स्टोमेटा जो दो किडनी जैसे शेप के सेल्स होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो ये कहलाते हैं क्या? गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिका। ठीक है, एपिडर्मिस नहीं, स्टोमा नहीं, फ्लोएम नहीं। फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, यानी कि जो स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, उसको एक जगह से पौधों के दूसरे सभी हिस्सों में पहुंचाने का कार्य ये फ्लोएम करता है। और जाइलम जो जल का संवहन पौधों के हर हिस्से में करता है, जड़ के द्वारा अवशोषित होता है जल, और उस जल को जाइलम पौधों के सभी दूसरे हिस्सों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए भैया, यह असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा सा हमें यहां पर ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। असर्शन, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और ये जानेंगे क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में दुरुस्त है, सही है या नहीं। ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। तो अगर हम देखें तो ये हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा, ठीक है, और यहां से फिर ये हमारा क्या हो जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जैसे माउथ है, माउथ में सिर्फ पाचन किसका होता है, कार्ब का। स्टमक के अंदर पाचन किसका होता है, प्रोटीन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पाचन किसका होता है, प्रोटीन का। तो ये कहना कि ऑल द प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, जी नहीं, प्रोटीन का कुछ हिस्सा हमारा स्टमक में डाइजेस्ट होता है, बचा हुआ सारा का सारा प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम पैंक्रियाज आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कहता है पैंक्रियाज से, तो यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है, दिखाते हैं थोड़े से इसको, पेड़ की पत्तियों के जैसा दिखाते हैं। तो ये पैंक्रियाज होता है और यहां पर ये ऊपर की तरफ ये हमारा गॉल ब्लैडर और ये बड़ा सा लीवर होता है। लीवर और पैंक्रियाज कनेक्ट होते हैं एक साथ। तो देखो स्टमक का हिस्सा यहां से लेके यहां तक है और यहां से जो पार्ट हमारा शुरू हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो सी के जैसा दिख रहा है, जिसे हम ग्रहणी या डियोडेनम के नाम से जानते हैं, और ये जो बिल्कुल आड़ा तिरछा मुड़ा हुआ है इसे हम जिजेनम और इलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये कहता है कि बिल्कुल सही कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पेनक्रियाज से निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, बिल्कुल सही। तो असर्शन हमारा गलत है लेकिन रीजन हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का पूरा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता, प्रोटीन का कुछ पाचन स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर भी होता है, ठीक है। चलिए, यही जो इंग्लिश में हमने अभी देखा था उसी का हिंदी वर्नाकुलर आपके सामने। तो जो हिंदी भाषी बच्चे हैं एक बार उसको सही से देख लें। हमारे भोजन के सभी प्रोटीन छोटी आंत में ही पचते हैं, ये कहना सही पूरी तरह से नहीं है, इसलिए असर्शन का कथन यानी अभिकथन हमारा यहां गलत है, क्योंकि प्रोटीन का कुछ हिस्सा हमारे अमाशय में भी पचता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते थे कि जो फैट है, जो लिपिड है, उसका पाचन पूर्णतः हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की भी बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ हिस्सा हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है और कुछ हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, यानी छोटी आंत में। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का कुछ हिस्सा हमारे अमाशय स्टमक में डाइजेस्ट होता है, कुछ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। लेकिन फैट या लिपिड या वसा जो भी कह ले, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, यानी ऐसा मानव जिसके शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं हो, तो वो नॉर्मल। तो व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट? तो एक सामान्य इंसान जो सामान्य परिस्थिति में, यानी अभी उसने दौड़ नहीं लगाई है या कोई वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह नहीं करा है, नॉर्मल कंडीशन में बैठा हुआ है और उसका स्वास्थ्य भी सामान्य है, नॉर्मल है, तो उसके शरीर में जो हृदय की गति है पर मिनट, कितना स्पंदन दर उसका होता है, 72 से 80, 70 से 75, 80 से 97 या 82 से 87। तो ये 72 से 80 एक सामान्य स्वस्थ इंसान के हृदय का स्पंदन दर 72 से 80 के बीच में, 72 से 80 के बीच में होता है। Which chamber of human heart pumps fully oxygenated blood to aorta and thence to the body? तो अब देखो, हमारा जो हार्ट है वो इस तरह से 4 चैम्बर का बना होता है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हिस्सा है और ये हमारा राइट हिस्सा है,
ठीक है, ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर हिंदी में कह लो तो ये आपका है आलिंद, ये है निलय, है ना, ये है आलिंद और ये हमारा क्या है, निलय। तो इस बाय निलय से एरोटा में, एरोटा जिसे आप महाधमनी का नाम दे सकते हैं, और फिर इस एरोटा से होते हुए शरीर के दूसरे हिस्सों में जाता है। तो फिर सही आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाला वेंट्रिकल है, यहां इससे हमारे बॉडी के लंग्स को ऑक्सीजन ब्लड दिया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो लंग्स में जाता है, वहां ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी उसमें ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, फिर वो लंग्स से निकल के यहां पहुंचता है लेफ्ट एरोटा में, और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो शरीर के हर हिस्से को ब्लड जो है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए निकल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा इसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय। When soggy biscuits are kept inside the fridge for sometimes they becomes crisp because soggy मतलब ऐसे, जैसे मान लो बारिश का मौसम है, ऐसे भी है, आप पैकेट बिस्किट का खोलो, उसको यूं मान लो 2-3 खाया आपने और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा पिलपिला सा हो जाता है, नरम पड़ जाता है। जैसा क्रिस्पीपन होना चाहिए बिस्किट का, एकदम करारा करारा स्वाद और करारा करारा उसका टेक्सचर, वैसा नहीं रहता, वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई बिस्किट का है आपका, तो उसको उठा के आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद जब आप उसको फ्रिज से निकालेंगे तो बिल्कुल क्रिस्प हो चुका होगा, उसका जो नरमपन था वो खत्म हो चुका होगा और करारा हो चुका होगा। तो ऐसा क्यों है, तो कहता है कूलिंग रिलैक्सेस एक्स्ट्रा मॉइस्चर। अब देखो वो बिस्किट क्यों नरम पड़ गया, खासकर बारिश के मौसम में जब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा होती है, तो ये बिस्किट जो खुले पैकेट में था वो उस आर्द्रता को, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसकी वजह से वो नरम पड़ जाता है, करारापन खत्म और स्वाद भी उतना नहीं आता। तो वही कहता है कि जब हम उसको फ्रिज के अंदर रखते हैं तो उसकी कूलिंग शुरू हो जाती है, तो कूलिंग की वजह से जो उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, यानी कि जो अधिक नमी थी वो खत्म हो गई, या ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब। तो कहता है फ्रिज के अंदर की जो ह्यूमिडिटी थी वो कम थी, अब आपने उसमें जब ये बिस्किट रखा जिसके अंदर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता ज्यादा थी, तो आपने रखा, तो कहता है ज्यादा आर्द्रता वाले से कम आर्द्रता वाले की तरफ जो है फिर पानी वाष्पित होकर चला गया, तो यानी बिस्किट के अंदर के वाष्प निकल के बाहर आ गया फ्रिज के अंदर, जिसकी वजह से वो करारापन बिस्किट में दोबारा देखने को मिलेगा। क्या ये सही है? ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब। कहता है फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, इसलिए उसने बिस्किट के अंदर के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, यानी जो अधिक नमी था उसको सोख लिया। अरे भाई जब मान लो कि फ्रिज के अंदर ही ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसके अंदर आर्द्रता या मॉइस्चर ज्यादा है, तो फिर वो थोड़ी ना अवशोषित करेगा, हमेशा चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं, कम से ज्यादा की तरफ नहीं आती हैं। प्रेशर इनसाइड द फ्रिज इज हाई एंड हेल्प्स इन रिलीजिंग एक्स्ट्रा मॉइस्चर। ये भी सही नहीं है, क्योंकि फ्रिज हम आप नॉर्मली हर कोई आज तो यूज जरूर कर रहा है, बहुत मतलब अपवाद ही होगा जो आज किसी ने फ्रिज नहीं देखा होगा, उपयोग नहीं करते। तो क्या आपको लगता है फ्रिज लगातार खुलता और बंद होता रहता है तो फ्रिज के अंदर का दाब कुछ ज्यादा होगा इस वायुमंडलीय दाब से, या कम होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लगातार खुल और बंद हो रहा है, तो उसके अंदर का भी दाब वही है जो बाहर का दाब है, तो इसका मतलब दाब का भी यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप जल्दी से आंसर बताइए कि सही आंसर इस सवाल का क्या होगा, कि जब हमने नरम पड़े हुए बिस्किट को फ्रिज के अंदर रखा तो कुछ देर के बाद वो बिस्किट करारा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसकी वजह से कि फ्रिज के अंदर की ह्यूमिडिटी कम थी, इसलिए उसने जो बिस्किट के अंदर ज्यादा मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि देखो इन दोनों को तो मैंने पहले कैंसिल कर दिया, और कूलिंग से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस इज, है ना, हम इंसान जो है कई वेजिटेरियंस हैं और कई जो हैं
वेजिटेरियंस के साथ साथ नॉन वेजिटेरियंस भी है। मतलब देखो, नॉन वेजिटेरियन 100% नॉन वेज तो खाता नहीं है ना, वेज और नॉन वेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए बताइए, तो विटामिन और मिनरल्स का सबसे बेहतरीन सोर्स वेजिटेरियंस के लिए कौन सा है? क्योंकि जो नॉन वेज खा रहे हैं बीच में, तो उनको नॉन वेज से मिल जा रहा है। वो सारा कमी जो वेज में नहीं है, वो सारी कमी उनको नॉन वेज से पूरा हो जा रहा है। ब्लैक ग्राम एंड व्हीट यानी काले चने और गेहूं से, राइस एंड मस्टर्ड चावल और सरसों से, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सब्जियां और फल से, सोयाबीन और मिल्क सोयाबीन और दूध से। तो इनमें से सही कथन या सही कह लो ऑप्शन हमारा कौन सा है, जल्दी से बताइए। इससे वेजिटेरियंस को ज्यादा से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स मिल पाता है ना। तो ये क्या है? सब्जियां और फल। तो हमें बहुत सारी सब्जियां और जितने भी सीजनल फल हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, यानी कि सीजन के हिसाब से जो मौसम होता है, वो मौसमी सब्जियां और मौसमी फल हमें खाते रहना चाहिए। अब वो चाहे देखो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई भी मौसमी चीजें अगर हम खा रहे हैं, यानी मौसम के अनुसार जो चीजें मार्केट में आती हैं, अगर हम उन्हें खा रहे हैं, तो वो हमें उस मौसम के दुष्प्रभाव से बचाएगा, हमारे स्वास्थ्य को लंबा करेगा, और हम मतलब कह सकते हो कि एक लंबी जीवन स्वस्थ रहते हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज वाटर बॉर्न? इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वाटर बॉर्न यानी दूषित जल के सेवन से होता है? जैसे मान लो कहीं गंदा पानी का सप्लाई आ रहा हो, गंदा पानी पी लिया, कई जगह बारिश के मौसम में है ना, कुएं का तालाब का पानी गंदा हो जाता है, वही पानी पी रहे हैं, तो उससे, तो दूषित जल के सेवन से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी या हेपेटाइटिस ई, कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ये आपका जो है इससे तो लीवर यानी कि यकृत से संबंधित बीमारी है। तो कौन सा टाइप का हेपेटाइटिस हमारे शरीर के अंदर दूषित जल के पीने से आता है? तो यह है हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक? अब देखो, कई बार गलत समय से खाने पीने से, ज्यादा मसालेदार खाने से, या लंबे समय तक भूखे रहने से भी हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी शुरू हो जाती है। तो उस एसिडिटी में हम किसका उपयोग करते हैं? तो एसिडिटी का मतलब एसिड ज्यादा है, तो हम ऐसे केमिकल का प्रयोग करेंगे। हम जो भी मान लो मार्केट से दवा के तौर पे ले रहे हैं, इनो ले रहे हो, डाइजिन ले रहे हो, जेलुसिल ले रहे हो, या प्रोटांस एंटासिड जिसका प्रचार रवीना टंडन करती है अजीब से कपड़े पहन के, तो इन सबों के अंदर बेस ही होगा, क्योंकि एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। अब वही देखना कि कौन सा, सोडियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का भी प्रयोग नहीं करना। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस का प्रयोग करेंगे एज एन एंटासिड यानी प्रति अम्ल के रूप में, तो एसिड से जितना नुकसान हमारे शरीर को नहीं हो रहा था, उतना ज्यादा नुकसान हमें उस स्ट्रॉन्ग बेस के खाने से या पीने से हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक वीक बेस है। आप लोगों में बहुतों के दिमाग में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो आ ही चुका होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस होता है, और इसका pH हमारा जो है वो 10 होता है, और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, जो देखने में दूध के जैसा लगता है, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो आप लोग बहुतों के दिमाग में आ गया होगा, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां भी है, यहां भी है, और इसमें भी है। सिर्फ एक में नहीं था, तो बाकी तो 3। लेकिन आप यहां देखें, सोडियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ये वीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे आप क्या है, खाने वाला सोडा, ऑब्वियसली नाम में खाने वाला, यानी ऐसा सोडा जो खा सकते हैं। तो अगर मान लो आपके घर में इनो में भी पाउडर के रूप में बेकिंग सोडा ही रहता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट ही रहता है, थोड़ा सा प्रोसेस्ड फॉर्म में, क्योंकि उसको आपको डायरेक्ट खाना है। लेकिन बेकिंग सोडा जो होता है थोड़ा सा रॉ होता है, वो डायरेक्ट हम नहीं खाते पीते, उसको केक वेक में मिला के खाते हैं, तो असर उतना खतरनाक नहीं होता।
तो इन केस अगर मान लीजिए आपके घर में इनो नहीं है लेकिन बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है और हमें एसिडिटी की परेशानी हो रही है, तो हम बेकिंग सोडा का भी घोल बनाकर पी सकते हैं एसिडिटी से बचने के लिए। और दूसरा रिवर्स, मान लो आप केक घर में बना रहे हो, बेकिंग सोडा नहीं है लेकिन इनो है, तो इनो ही डाल लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ना से तो कुछ भला, है ना। तो वो भी थोड़ा सा केक का आपका स्पंजी और पफिनेस बनाने में मदद करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस इज ए पैरासिटिक डिजीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इट इज कॉज्ड बाय स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी। ये एक परजीवी से होने वाला बीमारी है जो इंसानों में भी हो सकता है, दूसरे जीवों में भी हो सकता है। अब ये बीमारी किससे होती है? दो चीजें ध्यान रखना, ये बीमारी किससे होती है और दूसरा ये बीमारी किससे फैलती है। ठीक है, मलेरिया जैसे अगर सपोज पूछा जाए कि मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर कभी मत लिख देना। मच्छर मलेरिया फैलाता है, मलेरिया पैदा नहीं करता। यानी मलेरिया नाम की बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती, मच्छर के काटने से मलेरिया नाम की बीमारी फैलती है। क्लियर है? तो एक होता है वेक्टर यानी वाहक जो बीमारियों को फैला रहा है, और एक जो बीमारी करता है जिसे पैथोजन कहते हैं। तो यहां पर हमें पैथोजन की बात करना है, पैथोजन, वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस कारक की बात करेंगे जिससे होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जिससे फैल रहा है। तो क्या ये हिस्टोमोनास है, ट्रिप्नोसोमा है, एगोनोमोनी है या नाइगेरी है? तो भाई ये आपका है ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, तो ट्रिप्नोसोमा, इसकी मदद से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हमारे अंदर होती। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा ध्यान देने वाला। पहला स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बी इज सेवरल टाइम्स मोर इंफेक्शियस देन एचआईवी या एड्स। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इनका फुल फॉर्म। तो कहता है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो एचआईवी या एड्स से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है? देखते हैं, है ना। तो मोर इन्फेक्शियस। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी कैन कॉज लीवर कैंसर। यानी हेपेटाइटिस बी अगर सही समय पर इसका उपचार नहीं किया गया, रोकथाम इसकी नहीं की गई, तो ये लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। क्या ये कथन भी अपने आप में सही है या नहीं? तो इसी को हमें देखना है। तो ये देखना है कि स्टेटमेंट कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास अगले कुछ सेकंड्स हैं अपने आंसर्स बताने के लिए, और जिन सबका भी आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड भाई। इसका मतलब आप सभी लोगों की तैयारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है, और जिनकी अगर कुछ कमी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारियों को और पुख्ता यानी स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, तो हमारे दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, ये वैसे बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, तो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हेपेटाइटिस बी एचआईवी और एड्स से कई गुना ज्यादा संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी से लीवर कैंसर यानी यकृत का कैंसर हो सकता है। तो जी हां, ये दोनों ही कथन अपने आप में सत्य है। A solution of which of the following is needed to test the presence of protein? किसी खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं है, उसकी जांच हम कैसे करेंगे? इनमें से कौन सा ऐसा घोल है, विलयन है, सॉल्यूशन है जिसको हम उस खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव आएगा, अगर वो बदलाव आया तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर प्रोटीन की उपस्थिति है। तो जल्दी से बताइए। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। आपको बता दूं, ऐसे आयोडीन जो है ये स्टार्च जो कि एक टाइप है क्या, कार्बोहाइड्रेट का, इसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑब्वियसली जहां जहां फिर आयोडीन सॉल्यूशन है वो सब हमारे हट गए अपने आप। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो एक अकेला यही बचा जहां पर आयोडीन जैसा कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। एक बार ऐसे ही होता है, मान लो हमें नहीं मालूम है, आयोडीन बड़ा कॉमन है और कार्बोहाइड्रेट भी बड़ा कॉमन है, तो हम एलिमिनेशन रूल लगाते हैं।
कि भाई हमें मालूम, इस सवाल का सही आंसर नहीं मालूम, तो चलो ऑप्शन पढ़ेंगे, भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ये तीन नहीं होंगे जिसके विषय में हम श्योर हैं कि ये तीन नहीं हो सकते, लेकिन चौथा हमें नहीं मालूम कि होगा नहीं होगा, लेकिन एलिमिनेट कर दिया, तीन हटा दिए, अब एक ही ऑप्शन बचा, तो भाई वही उसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव, इनमें से किसका उपयोग एक विस्फोटक के तौर पे किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अपर रूप है, नाइट्रोग्लिसरीन। तो बताइए जल्दी। ये भी कुछ दिन पहले नाइट्रोग्लिसरीन के रॉड्स से भरी हुई एक गाड़ी अंबानी के घर के आसपास मिली थी संदिग्ध अवस्था में, क्योंकि उस गाड़ी का कोई मालिक वहां नहीं मिल रहा था। तो काफी बड़ी जांच का एक कारण बना था कि कहां से ये गाड़ी आई है और इसके अंदर ये नाइट्रोग्लिसरीन के रॉड्स क्यों पड़े। तो आप समझ चुके होंगे कि विस्फोटक के तौर पे नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा कम रेंज का विस्फोटक होता है, इससे ऊपर हमारा जो होता है वो RDX, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जितना खतरा करेगा, अगर उतना ही RDX लेंगे तो उससे 4 गुना ज्यादा खतरनाक विस्फोट RDX से होगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट, वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड एक्चुअली वो होता है कि ऑक्यूपेशन यानी हम जो व्यवसाय में हैं, तो उस व्यवसाय के अंदर समझ लो कुछ ऐसी चीजें भी बन रही हैं, निकल रही हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं या किसी तरह हमारे शरीर में अगर जा रहा है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो उसे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड के तौर पे कहते हैं कि एक ऐसा व्यवसाय जिससे हमें किसी तरह की एक बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों का ना पता है, इंश्योरेंस कंपनी वाली भी देखती हैं भाई आपका ऑक्यूपेशन क्या है, वो देखेगा ओ तरीके इसका ऑक्यूपेशन तो बड़ा खतरनाक है, ये तो ऐसे व्यवसाय में है जहां पर इस तरह की बीमारियों के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो जल्दी फिर कंपनी ना उनका इंश्योरेंस नहीं निकालती, या अगर निकालती भी है तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो उसका रेट होता है इंश्योरेंस का, पॉलिसी का, वो बहुत हाई होता है, प्रीमियम। जैसे कोई ड्राइवर जिसको आप मालूम है कि फुल टाइम वो ड्राइविंग कर रहा है, तो उसका इंश्योरेंस वो नॉर्मल लोगों के इंश्योरेंस से ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं, क्योंकि कहता है नॉर्मल लोग तो रेगुलर ड्राइव नहीं कर रहे, ओकेजनली ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जो ड्राइवर है वो फुल टाइम ड्राइविंग में है, तो उसके एक्सीडेंट होने के रोड के ऊपर चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड में, ठीक है। तो सेरामिक, पोट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री, जिस सेरामिक को, ग्लास को हम बहुत ज्यादा सुंदर देखते हैं और घर के सजावट के लिए या खाने होने के लिए, सर्व करने के लिए हम लेके आते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनको सिलिका से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलिकोसिस। क्योंकि इन सब को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं। और इस सिलिका के पाउडर को जो इनहेल करते रहते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि आपके घर को एक खूबसूरत बर्तन या खूबसूरत पॉटरी देने के लिए बहुत सारे गरीब लोग खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, एन एनिमल सेल, अ प्लांट सेल एंड अ बैक्टीरियम शेयर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स। एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड बैक्टीरियम। तो देखो, सेल वॉल प्लांट सेल में भी होता है और बैक्टीरियम में भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। तो वही देखना यहां पर कि ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में भी है और बैक्टीरिया के अंदर में भी है। बैक्टीरिया एक्चुअली प्लुरल है, बहुवचन है, बैक्टीरियम ये सिंगुलर है, एक वचन है। सेल मेम्ब्रेन भाई दोनों में होता है, एनिमल में भी, मतलब तीनों में होता है, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया तीनों में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बैक्टीरियम में नहीं होता। तो बैक्टीरियम के अंदर ऐसा कोई भी कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, ऐसी रचनाएं नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा नहीं होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस
नहीं होती, या सेल वॉल समझ लो तो सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म। यहां पर एंडोप्लाज्मिक की वजह से खत्म। अब यहां देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम बिल्कुल सब में होता। ठीक है, तो सही आंसर इसका हमारा क्या है, डी वाला। और अब आपके सामने आ रहा है आखिरी सवाल आज का, जल्दी से आंसर करें। देखते हैं सबसे पहला आंसर किन का आता है। एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर अधिपादप। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ खुद का जमीन में नहीं होता। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते नहीं है, तो वो खान पान के लिए क्या है, दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। वैसा ही एपीफाइट्स होता है, अधिपादप, जो दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करता है। उनके जड़ अपने खुद के जमीन पे नहीं लगे होते हैं। तो फिर ये दूसरे पौधे पर किस पॉइंट के लिए, यानी किस चीज के लिए आश्रित होता है, वही बताना है ना। अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किस चीज के लिए, भोजन के लिए, यांत्रिक समर्थन के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट की भाई मैं खुद नहीं खड़ा हो सकता तो तुम्हारी सहायता से मैं खड़ा रहूंगा, छाया के लिए, या फिर पानी के लिए। किस चीज के, एपीफाइट्स है ना। जैसे एक आपने नाम सुना होगा अमर बेल, इसलिए अमर बेल कहते हैं क्योंकि ये मरता ही नहीं है, और ऐसे इसे कहा जाता है कुस्कुटा। ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और ऐसा होता है पूरा छा जाता है उन पौधों के ऊपर, है ना। तो सब एपीफाइट्स है। तो ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक समर्थन के लिए। ठीक है भाई। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के साथ मैं के राहुल आप लोगों से इसी राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहूंगा। जो भी हमारे नए दर्शक हैं, नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे हमारी वीडियो या लाइव क्लास शेड्यूल होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे। और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के, मित्रों के साथ भी चर्चा कीजिए, उन्हें भी बताइए, क्योंकि ज्ञान और खुशियां ये दो ऐसी चीजें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं। तो हम ज्ञान बांट रहे हैं, खुशियां भी बांट रहे हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में शेयर कीजिए और उनको भी खुशियां बांटिए। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत। मिलूंगा जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।